वो महज 19 साल की मासूम थी। तंगहाली के दौर से गुजर रही थी। माता पिता का सहारा बनकर उन्हें खुशियां ही तो देना चाहती थी, पर उस पहाड़न को शायद एहसास नहीं था कि उसे असमत का सौदा किया जाएगा। उसे अपनी ही शीलता को भंग करवाने के लिए चांदी की खनक का लालच दिया जाएगा और विरोध करने पर उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिर यही हुआ और पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की शीलता भंग कर उसके शरीर को नोचने वालों ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए उसे नहर में ढकेल दिया। लेकिन पहाड़ों में उसकी चीख ऐसी गूंजी कि उन तीनों दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 2 साल 8 महीनों के इंतजार के बाद अंकिता केस पूरा तो हो गया, पर माता पिता और समाज की नजरों में न्याय अब भी अधूरा है। नमस्कार, मैं हूं भागीरथ साहू। एशियन न्यूज की खास पेशकश द क्राइम फाइल्स में आज देवभूमि में एक पहाड़न बेटी के उस जघन्य हत्याकांड के साथ हुए अधूरे इंसाफ की कहानी के साथ हाजिर हूं मैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर इंसाफ अधूरा क्यों है? तो वो इसलिए कि पुलिस ने उन 3 दरिंदों को महज सप्ताह भर में गिरफ्तार तो कर लिया, सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया, लेकिन निचली अदालत ने उस मासूम पहाड़न की असमत के लुटेरों और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारने वालों को केवल उम्र कैद की सजा सुनाई। जबकि न्याय की आस में इंतजार करने वाले अंकिता के माता पिता उन हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। पूरा समाज सजाए मौत चाहता है, एक ऐसा न्याय चाहता है जो देवभूमि ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नजीर बन सके। साल 2022 के सितंबर का महीना था। देवभूमि उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तारीख 17 सितंबर की रात ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी अपने दोस्त पुष्प को व्हाट्सएप चैट पर लिखती है, इस रिसोर्ट का मालिक गंदी सोच का है, मुझसे 10,000 रुपए के बदले गलत काम कराना चाहता है। और अगले ही दिन अंकिता गायब हो जाती है, जिसके 5 दिन बाद उसकी लाश एक नहर से बरामद होती है। उत्तराखंड के इस चर्चित हत्याकांड पर 2 साल 8 महीने बाद फैसला आता है, जिसमें बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्या सहित 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसके अपने सपने थे और उसके सपनों को 3 दरिंदों ने कुचल कर रख दिया। खराब माली हालत की वजह से 19 साल की अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक में वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। इस रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य बीजेपी से निष्कासित और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है, जो अपने वनंतरा रिसोर्ट में वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस यानी सेक्स करने का इंतजाम करता था। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव डालते थे, जिसका उसने विरोध किया था। इसके बाद तीनों ने अंकिता को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि अंकिता उनकी हकीकत जान चुकी थी। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार की बेटी थी। 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। यह रिसोर्ट गंगा भोगपुर में था और इसका मालिक पुलकित आर्य था। पुलकित बीजेपी से निष्कासित और पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। वनंतरा रिसोर्ट में वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस यानी सेक्स करने का इंतजाम था। रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य अंकिता पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव डालता था। इस काम में मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता भी संलिप्त था। अंकिता ने इस तरह के काम करने से साफ इनकार कर दिया। पुलकित को डर लगा कि ये रिसोर्ट में होने वाली गतिविधियों का खुलासा कर सकती है। तीनों ने मिलकर अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शाम करीब 6 बजे पुलकित ने अंकिता से कहा कि रिसोर्ट के काम से ऋषिकेश जाना है। अंकिता को एक गाड़ी में बिठाया गया और ऋषिकेश की ओर चीला नहर की तरफ चल दिए।
सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन के लोकेशन से इसका खुलासा हुआ। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच गाड़ी चीला नहर के पास एक सुनसान जगह पर रुकी। तीनों ने अंकिता पर हमला किया और उसे नहर में धक्का दे दिया। धक्का देने से पहले अंकिता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। अंकिता भंडारी की हत्या साल 2022 में की गई, जिसके 5 दिन बाद ही तीनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चलती रही। इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित रसूखदार नेता का बेटा था, लिहाजा मामला ज्यादा संवेदनशील था। तो दूसरी तरफ अंकिता के माता पिता गरीब थे, लिहाजा थामी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और एसआईटी गठित कर अंकिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस मामले में 500 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। वो बहुत दुखद घटना थी, बहुत कष्ट देने वाली घटना थी। हमारी पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, बहन थी। उसके साथ जो हुआ उसका दुख पूरे उत्तराखंड वासियों को भी और देश भर में, दुनिया भर में रहने वाले उत्तराखंड वासियों को भी था। और हमने पहले दिन से ये संकल्प लिया था कि हमारी बेटी को, हमारी बहन को न्याय जरूर मिलना चाहिए, हम न्याय दिलाएंगे। और पहले दिन जिस दिन घटना हुई, पहले दिन ही जैसे ही हमें जानकारी हुई, सभी तीनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके तुरंत हमने एसआईटी का गठन किया। और एसआईटी भी महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई और उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, पूरे सारे साक्ष्य जुटाए। 500 पन्नों से अधिक की चार्जशीट न्यायालय में पेश की और बहुत सटीक विवेचना की। हालांकि बीच में कुछ व्यवधान भी आए, माननीय न्यायालय में भी लोगों ने जाकर जांच को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी माना कि जांच सही दिशा में जा रही है, सही तरीके से विवेचना हो रही है। और इसी का परिणाम रहा जो लगातार सटीक तरीके से पैरवी होती रही, प्रभावी पैरवी होती रही, कि आरोपियों को 3 साल के लगभग, मैं कहूँ तो 1000 दिनों के आसपास ये घटना को हो गया। कोई भी आरोपी जेल से बाहर नहीं आ पाया, जमानत नहीं मिल पाई। और जितने भी बार उनके परिवार के लोगों ने जिस अभियोजन अधिकारी को बताया, उसी प्रकार से अभियोजन अधिकारी भी नियुक्त किए गए और ये फैसला आया आज जिन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और हमारी सरकार भी लगातार, प्रशासन के लोगों यहाँ से हमने लगातार परिवार के लोगों के साथ भी संवाद कायम रखा। आर्थिक सहायता भी जो हम यहाँ से कर सकते थे वो भी हमने हर संभव प्रयास किया। हम यही कह सकते हैं कि हम हमारी बेटी को, हमारी बहन को, अंकिता को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय है ये हमने पुरजोर रूप से पहले दिन से संकल्प लेकर ये सुनिश्चित किया है। आज का ये फैसला जो आया है उससे समाज में संदेश गया है कि अपराधी चाहे जो भी हो, कितने भी बड़े हाथ क्यों न हो उसके, लेकिन कानून से ऊपर नहीं। और इस निर्णय के बाद यह भी साफ संदेश है कि देवभूमि उत्तराखंड में कोई भी इस प्रकार का अपराध करेगा, अब अपराध तो दूर की बात है, कोई इस दिशा में सोचेगा भी नहीं जो आज का निर्णय आया। निचली अदालत में अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर उम्र कैद की सजा तो सुना दी है, लेकिन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे अब भी उनके लिए खुले हुए हैं। जाहिर है कि आरोपियों के परिजन अपने रसूख और पैसों के दम पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। सामाजिक सेवी संगठन ने इस पर आशंका व्यक्त करते हुए इंसाफ पूरा नहीं होने की
आशंका जताते हुए एकजुटता की अपील की है। आज बेहद दुखद दिन है। एक तरफ लग रहा है न्याय हुआ, दूसरी तरफ आधा अधूरा। ये इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो फैसला आया और सब कह रहे हैं आजीवन कारावास की सजा पुलकित आर्य उसके साथियों को मिली है, लेकिन सच्चाई तो ये है इस केस को कमजोर किया गया। साक्ष्य मिटाने वाली रेणु बिष्ट अब तक बाहर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि बुलडोजर चला वनंतरा रिजॉर्ट पे, डीएम ने कहा उनको खबर नहीं, वो ट्वीट गायब हुआ। फिर रेणु बिष्ट ने जाकर दोबारा से वहां बुलडोजर चलाया और सारे साक्ष्य मिटा दिए थे। और हमने देखा कि कैसे विनोद आर्य, अंकित आर्य, ये दोनों जो पिता और भाई हैं पुलकित आर्य के, उनका रसूख सर चढ़ के बोल रहा था। वो जब चाहते थे वनंतरा रिजॉर्ट में जाते थे और सरकार नहीं रोकती थी। सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी मजबूत की कि उन्हें सीबीआई जांच की संस्तुति ना करनी पड़े। वो इसलिए क्योंकि उसमें किसी वीआईपी का नाम था। मगर याद रखिए, न्याय अवश्य होता है। प्रेमचंद अग्रवाल ने उस वीआईपी को कमरा बताया था, आज उनकी राजनीति हाशिए पे आके खड़ी हो गई है। और जिसने भी इस अन्याय में हिस्सेदारी करी है उनके साथ न्याय अवश्य होगा। हम सबको भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जब यह मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा ना हो कि सजा का क्वांटम कम करवाने की कोशिश विनोद आर्य का बेटा जब करे तो वो सफल हो। नहीं, हम अगर सावधान रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ना तो रेणु बिष्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, ना आज तक ही पता चला कि वो वीआईपी कौन है। इसका मतलब है कि सरकार ने उन्हें बचाया है। अब धामी सरकार ऐसा कार्य करने जा रही है कि अपने आप को बताएगी, वाह वाह हमने सजा दिलवाई। सजा कोर्ट ने दी, और सिर्फ उन तथ्यों पर जो तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने, और जो तथ्य आपके कारण छुपाया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। उसकी सजा तो मिलेगी आपकी सरकार को। गरीब माता पिता की एक बेटी हैवानों के चंगुल में फंस जाती है। वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहती हैं, पर 3 दरिंदे अपनी अय्याशी के उस अड्डे को बचाने के लिए साजिश रचते हैं। महज 19 साल की पहाड़न बेटी अंकिता समझ गई थी वो शातिरों के बीच बुरी तरह फंस चुकी है। वो छटपटा रही थी, किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी, पर उन दरिंदों को अपनी अय्याशी प्यारी थी। लिहाजा उन्होंने उस मासूम को कत्ल कर रास्ते से हटाने का फैसला पहले ही कर लिया था। लेकिन उससे पहले उन दरिंदों ने उस मासूम के शरीर को गिद्धों की तरह नोच डाला और फिर उसे मरने के लिए नहर में धकेल दिया। भले इस हत्याकांड के आरोपियों को निचली अदालत ने सजा सुना दी है, पर जिस मां ने अपनी बेटी को खोया है उसकी नजर में इंसाफ अब भी अधूरा है। अंकिता को वनंतरा में नौकरी करते हुए 1 माह ही हुआ था। पहली बार पगार उसके हाथ लगी थी और हवस का भूखा भेड़िया अपनी लालच में आकर देता है। 10,000 रुपए में उसकी अस्मत का सौदा करना चाहता है, जिससे अंकिता बुरी तरह झल्ला जाती है। कहाँ गलत थी अंकिता? वो गरीब पिता की बेटी थी, लेकिन लाचार नहीं थी, जो चंद रुपयों के लिए अपने शरीर का सौदा कर लेती। और यही बात उन दरिंदों को नागवार गुजरी, जिसके चलते एक साजिश रची गई। अंकिता को बहाने से चीला नहर के पास ले जाया गया और उसके शरीर को नोचने के बाद उसे नहर में धकेल दिया गया। दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में सबूतों को मिटाने के लिए भी साजिश रची गई, जिसे वनंतरा रिसोर्ट को अय्याशी का अड्डा बनाया गया था। जहां अंकिता के जिस्म का सौदा करने की कोशिश हुई थी, जहां वीआईपी मेहमानों के लिए स्पेशल सर्विस यानी सेक्स का इंतजाम किया जाता था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। और अब जबकि न्यायालय ने कठोर उम्र कैद की सजा सुना दी है, उसे भी चुनौती देने कई तरह की कोशिशें होंगी, जिसे लेकर अंकिता की मां ने कहा कि न्याय अभी भी अधूरा है। संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सी मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ा शांति मिली होगी। संतुष्ट तो मैं तब होंगी जब इनको फांसी की सजा मिलती, मेरे जीते जी इनको फांसी हो जाती तो सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और हमारी जिंदगी भी नर्क बना दी, ये एक माँ ही समझ सकती कि अपने
बेटी को खोने का क्या दुख होता है। मैं अपनी समस्त जनता से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उनकी वजह से आज हमें ये पहली जीत मिली है। और बहनों, अब तो ये लड़ाई और बड़ी हो गई है। अगर आपका साथ रहा तो इनको कड़ी से कड़ी आगे ऐसी सजा मिले, ताकि कोई फिर कभी किसी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और मैं तो यही चाहूंगी कि इन्हें फांसी की सजा होती तो ज्यादा अच्छा रहता। अब आप आगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे? हाईकोर्ट जाएंगे आप? हाँ जी, जाएंगे। उत्तराखंड की जनता पूरे इस मामले में आपके साथ रहती, क्या कुछ कहना है जनता? उत्तराखंड की जनता ने हमारा बहुत साथ दिया और आप सभी भाई बहनों ने हमारा साथ दिया। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज हमें ये जीत भी नहीं मिलती। आपकी वजह से आज हमें ये जीत मिली है और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहे और मेरी बेटी की। भारत में न्यायपालिका का विशेष महत्व है, क्योंकि पूरा देश मानता है कि इस चौखट पर देर हो सकती है पर इंसाफ जरूर मिलेगा। अंकिता के माता पिता को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, लेकिन दूसरी बड़ी सच्चाई है कि न्याय का भी सौदा हो जाता है, खास तौर पर उस वक्त जब एक पक्ष गरीबी की मार सह रहा होता है और दूसरा नोटों के बंडल के गद्दे पर सोता है। अंकिता मामले में भी कुछ ऐसा ही है। उसके माता पिता की माली हालत पूरी तरह खराब है, तो जो दरिंदे अंकिता के जिस्म का सौदा तो नहीं कर पाए और उसकी जिंदगी का सौदा कराए, पैसों से मजबूत हैं। ऐसे में उनकी कोशिश निचली अदालत के फैसले को बदलवाने की होगी, जिसके लिए वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने से नहीं चूकेंगे। इस डर को कांग्रेस नेताओं ने बयान किया है और न्याय अधूरा होने की बात कही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज लोअर कोर्ट का फैसला आ गया। तीनों मुख्य आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें कठोर कारावास और उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। लेकिन मेरी समझ में ये न्याय अभी अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि उस परिवार ने बहुत यातनाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेला है। जो अंकिता के साथ हुआ वो जघन्य था, विभत्स था और अमानवीय था। उसकी एवज में हमारी मांग थी कि इन मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा दो। पूरा उत्तराखंड का जनमानस ये अपेक्षा कर रहा था कि इनके अपराध की एवज में इनको फांसी की सजा मिले, लेकिन वो नहीं हो पाया। साथ ही साथ अधूरा न्याय इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि साक्ष्य और सबूतों को नष्ट करने वाली और क्राइम सीन को ध्वस्त करने वाली स्थानीय यमकेश्वर की भाजपा विधायक रेणु बिष्ट को भी कोई सजा नहीं सुनाई गई है। वहीं हम देखें तो जिन पुलिस कर्मियों की कस्टडी में 2 बार उस वनंतरा रिजॉर्ट में आगजनी हो गई और सारे सबूत नष्ट हो गए, उन पुलिस कर्मियों पर भी कोई टीका टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। इसलिए अब निश्चित है कि ये मामला जो है हायर कोर्ट्स में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा और वहां अभी भी हमारी आस बंधी हुई है कि जो अपराधी बच निकले हैं, जिन पर कोई सजा नहीं मुकर्रर की गई है, उनको भी उस परिधि में लाया जाएगा। वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया। 2.5 साल की लंबी सुनवाई के बावजूद भी ये कसक हमेशा मन मस्तिष्क को कचोटती रही। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय का फैसला आ गया है। बहुत लंबे समय से पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि इस पे फैसला आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, और पूरे राज्य की जनता की ये मांग थी कि इसमें दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसमें हालांकि असली जो इस पूरे कांड के पीछे वीआईपी था उसका आज तक पता नहीं लग पाया। उसके बारे में पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फैसला स्वागत योग्य है। आजीवन कारावास का सजा तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य को, अंकित को और सौरभ को कोर्ट ने सुनाई है। हम चाहते थे, पूरे राज्य की जनता चाहती थी कि इसमें फांसी की सजा हो। जितना जघन्य अपराध था और जितना बड़ा अपराध, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग जिस प्रकार से उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और एक मामला नहीं, एक के बाद एक पूरा सिलसिला है पूरे राज्य के अंदर पिछले 3 वर्षों में, विशेष तौर पे जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है और उसमें सत्ताधारी दल के लोग संलिप्त पाए गए हैं।
उसमें इस मामले में अगर फांसी की सजा होती तो एक बहुत बड़ा सबक मैं समझता हूं पूरे राज्य के उन लोगों को जो अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, सत्ता के संरक्षण में महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनको सबक मिलता। मैं समझता हूं कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको हायर कोर्ट में जाना चाहिए फांसी की सजा के लिए। राज्य की सरकार को पैरवी करनी चाहिए। अंकिता भंडारी के परिवार के लोग, उनकी माता, उनके पिता, उनका पूरा परिवार और पूरे राज्य की जनता ये चाहती थी कि इस मामले में कम से कम फांसी की सजा हो, लेकिन दोषी कोर्ट ने करार पाया है और दोष सिद्ध होने के बाद जो फैसला सुनाया है, मैं समझता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जनता को कुछ ना कुछ संतोष इस फैसले से मिला। अंकिता हत्याकांड मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। तीनों आरोपियों को निचली अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिस पर भाजपा का मानना है कि न्यायपालिका ने इंसाफ को बरकरार रखा है और ये सच भी है कि सबूतों और साक्ष्यों से खिलवाड़ होने के बावजूद निचली अदालत ने मामले को गंभीरता से सुना और अंकिता भंडारी के पक्ष में फैसला सुनाया। स्वाभाविक है कि न्यायपालिका ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया है और देश में न्यायपालिका का सम्मान भी इसलिए ही है जिसे किया जाना चाहिए। सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। महज 19 साल की अंकिता भंडारी सही मायने में जिसने अभी दुनिया को समझना ही शुरू किया था, उन दरिंदों के चंगुल में फंस गई थी जहां से वो निकल ही नहीं पाई। पर वो उनके इरादों को भाप गई थी। शायद इसलिए उसने अपने दोस्त पुष्प को तमाम बातों से अवगत करा दिया था, जो उन दरिंदों को दबोचने के लिए सबूत के तौर पर काम आए। अदालत के इस फैसले के बाद अंकिता की आत्मा कितनी खुश होगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंकिता के माता पिता और देवभूमि के ही लोग इस न्याय को अधूरा मान रहे हैं और अंकिता के हत्यारों को फांसी के तख्त पर लटकाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? इसीलिए न्यायालय के इसके फैसले का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार बीच में देखा गया, शुरुआत में देखा गया, जो भाजपा सरकार का कहीं ना कहीं सबूत मिटाने का, इस केस में दबाव बनाने का प्रयास रहा है, क्योंकि जो आरोपी है उसके पिताजी कहीं ना कहीं मैं देखा गया कि भाजपा से कहीं ना कहीं विभिन्न पदों में रहे हैं और उसके बाद आज जो फैसला है, ठीक सम्मान करते हैं इस न्यायालय के इस फैसले का, लेकिन जो जन भावनाओं का एक अभाव था, मैं कहूँ उसमें दिखा है, क्योंकि जनता के जो द्वारा सोचा गया था कि इसमें कठोर निर्णय आना चाहिए था। एक बेटी की मामला था और दूसरा एक प्रदेश की अस्मिता का मामला था। जिस तरीके से उस बेटी के साथ अन्याय हुआ और कहीं ना कहीं जनता ने जो आज कह रही है उसे कहीं ना कहीं फांसी के रूप में उसे न्याय मिलने की आवश्यकता थी, जो एक प्रदेश में एक नजीर रखने का आने वाले समय में एक काम किया जाता। तो जन भावनाओं का मैं कहूँ इसे कहीं ना कहीं अभी न्यायालय में पूरा न्याय नहीं मिला है और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आने वाले समय में इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में पुनः ले जाए और आने वाले समय में इसमें कड़ी से कड़ी और कठोर सजा की इसमें हम। कमजोर माली हालत के बावजूद माता पिता अपनी बेटी को नाजों से पाल रहे थे। उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देते थे। उनके लिए उनकी अंकिता बेटी ही नहीं, बेटा भी थी। तो 19 साल की छोटी सी उम्र में अंकिता परिपक्व हो गई थी। तो दूसरी तरफ देवभूमि पर एक रिसोर्ट की आड़ लेकर अय्याश किस्म के लोगों को अंकिता की मासूमियत रास नहीं आई और उन्होंने उसकी जिंदगी ही छीन ली। मामले में अदालत ने इंसाफ तो कर दिया है, पर सवाल अब भी बड़ा कि आखिर देवभूमि पर अय्याशी का अड्डा आखिर किन के लिए चल रहा था? कौन थे वो लोग जो देवभूमि जाकर जिस्म का सौदा करते थे?
कितनी पहाड़न की जिंदगी का सौदा अंकिता से पहले हो चुका है? इन सवालों के जवाब देश जानना चाहेगा। द क्राइम फाइल्स में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।